हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू होने जा रही है और जिस टॉपिक पे हम लोग छोड़ के गए थे उसी टॉपिक के जस्ट आगे टॉपिक पढ़ाया गया था केंद्रक। केंद्रक के जस्ट आगे केंद्रक के अंदर संरचना होती है केंद्रिका और केंद्रिका के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र क्या होते हैं, इनके विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी कि गुणसूत्र होते क्या हैं। गुणसूत्र, अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं या गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो गुणसूत्र को अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र को अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा गजब का और बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक है ना। तो अगर मैं सबसे पहले ये बात कर लूँ कि भाई गुणसूत्र जो है इसकी खोज कौन किए थे, खोज के विषय में चर्चा कर लूँ। खोज कौन किए थे, तो गुणसूत्र जो होता है इसकी खोज किए थे एक फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, डब्ल्यू फ्लेमिंग। इस वैज्ञानिक का क्या नाम था? डब्ल्यू फ्लेमिंग। यही क्या किए थे, गुणसूत्र की खोज किए थे, है ना। अच्छा, सबसे पहले दूसरी चीज़ क्या है कि अगर गुणसूत्र की खोज फ्लेमिंग किए थे फिर इसके बाद क्या है कि अगर मैं नामकरण की बात कर लूँ, नामकरण की बात कर लूँ तो नामकरण कौन किए थे? एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है? वाल्डेयर। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक क्या किए थे? गुणसूत्र नाम दिए थे कि भाई जो केंद्रक द्रव्य के अंदर धागे की समान संरचना पाई जाती है उस संरचना को क्या कहते हैं, है ना। तो इसके पीछे एक कहानी है थोड़ी छोटी सी, इस कहानी को पहले जान लीजिए फिर उसके बाद पढ़ेंगे। बहुत ही गजब की कहानी है। कहानी क्या है कि जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, इसे मान लेते हैं कि ये केंद्रक है, कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है। अब केंद्रक में होता है केंद्रक द्रव्य, है ना। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है, उसमें क्रोमैटिन का जाल होता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन का जाल होता है। इस जाल में होता क्या है, जब देखिए जब कोशिका का विभाजन होता है तो उससे पहले क्या होगा? इसके केंद्रक का विभाजन होगा, और जब केंद्रक का विभाजन होता है तो ये क्रोमैटिन जाल जो होते हैं ये अलग अलग खंडों में टूटने या बंटने लगते हैं। जब ये अलग अलग खंडों में बंटते हैं तो धागे के समान या जाल जो होता है ये टूटकर धागे के समान संरचना का निर्माण करता है। और यही जो धागे के समान संरचना होती है, इसी संरचना को किसको? धागे के समान संरचना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि केंद्रक द्रव्य में उपस्थित केंद्रक द्रव्य में उपस्थित धागे के समान संरचना को, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित धागे के समान संरचना को वाल्डेयर, एक वैज्ञानिक हैं जिनका क्या नाम है? वाल्डेयर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वैज्ञानिक है वाल्डेयर। केंद्रक द्रव्य में उपस्थित धागे के समान संरचना को वाल्डेयर ने कब? 1888 में क्या कहा? गुणसूत्र नाम दिया, है ना। तो यहाँ से बहुत बढ़िया से टॉपिक बनती है और यहाँ थोड़ा मिस्टेक भी होता है, तो मिस्टेक ना हो इस वजह से मैं दोनों चीज़ें एकदम स्पष्ट कर दिया हूँ
कि अगर मैं गुणसूत्र के खोज की बात करूं कि भाई गुणसूत्र की खोज कौन किए थे, तो खोज किए थे W फ्लेमिंग, है ना। अगर मैं ये बात कर दूं कि गुणसूत्र नाम कौन दिए थे, है ना, देखिए क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि खोज कोई और किए होते हैं और नामकरण कोई और किए होते हैं ना। तो इस विषय में यहाँ पर देखिए स्पष्ट बात चल रही है, खोज कौन किए थे, W फ्लेमिंग। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये वाल्टेयर क्या कर रहे थे, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य को जब देख रहे थे उसमें उन्होंने क्या देखा कि जब ये विभाजित हो रहा है तो जो क्रोमेटिन का जाल है ये टूट टूट कर अलग अलग खंडों में विभक्त हो रहा है ना। तो यही जो टूट कर अलग खंडों में विभक्त होता है या दो केंद्रक में बट जाता है, तो इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया। कब दिए थे, 1888 में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। ठीक, इन दोनों नामों को याद रखिएगा, एक तो ये, दूसरा ये। ठीक, वैसे सन तो वैसे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन याद रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग गुणसूत्र की संख्या की बात कर लें। ये चीज़ें हो गई, संख्या की मैं बात कर लूँ अगर, गुणसूत्र की संख्या। ठीक, तो देखिए अगर मैं पृथ्वी की बात कर लूँ, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की बात कर लूँ, चाहे वह पादप जगत के हों चाहे वह जंतु जगत के हों, है ना, किसी भी जगत के जो भी जीव हैं, तो उनमें जो गुणसूत्र होता है, अगर एक ही जात के जीव हैं, या मैं कह सकता हूँ कि समान जात के जितने भी जीव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं आकार समान होता है, लेकिन जो अलग अलग जातियों के अलग अलग जो जीव होते हैं या विभिन्न जीव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं आकार में भिन्नता देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि अगर मैं चावल की बात कर लूँ, चावल, तो चावल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 24 गुणसूत्र, है ना, 24। चावल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर मैं इसकी बात कर लूँ प्याज की बात कर लूँ, प्याज में पाए जाते हैं 16 गुणसूत्र, है ना। तो गुणसूत्रों की संख्या में भिन्नता तो देखने को मिल ही गई होगी कि चावल में पाए जाते हैं 24 गुणसूत्र, जबकि प्याज में पाए जाते हैं 16 गुणसूत्र, है ना। अगर मैं मनुष्य की बात कर लूँ तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र, है ना। और गन्ने में पाया जाता है 80 गुणसूत्र, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट एकदम देखने को मिल रही होंगी कि अलग अलग जात के जीवों में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक, ये चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि गुणसूत्रों की संख्या सभी जीवों में तो एक समान नहीं होती। जो अलग अलग जात के जीव होते हैं, अलग अलग जातियों में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक, इसको मिटाया जा रहा है और आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, कि गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या होता है। रासायनिक संगठन से भी प्रश्न आता है परीक्षाओं में, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण सी टॉपिक है। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुणसूत्र का निर्माण करती हैं मिलकर, या वे पदार्थ जो मिलकर क्या करते हैं, गुणसूत्र, वे रासायनिक पदार्थ जो मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, वही क्या किसके अंतर्गत आते हैं, गुणसूत्र के रासायनिक संगठन के अंतर्गत आते हैं ना। हेडिंग बना लेता हूँ, गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या होता है
कि जो रासायनिक तत्व होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो आपस में मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र के रासायनिक तत्व या संगठन कहलाते हैं। ठीक, देखिएगा, पहली चीज तो है डीएनए। डीएनए पाया जाता है 40%। इसके बाद है आरएनए। गुणसूत्र में आरएनए 1 से 10% तक पाया जाता है। 1 से 10% तक देखने को मिलता है। ठीक, और इसके बाद है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ये पाई जाती है 40 से 50%। 40 से 50%। ठीक, इसके बाद पाए थे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद पाई जाती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की संख्या कितनी होती है? मात्रा कितनी होती है? 10%। ठीक, तो इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। कौन कौन सी? देखिएगा, डीएनए जो होता है, जिसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कितना पाया जाता है? 40%। और दूसरी चीज़ क्या है? आरएनए। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कितना पाया जाता है? 1%, किसी में 1%, किसी में 2%, ऐसे 1 से लेकर 10% तक पाया जाता है। तीसरी चीज़ है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन 40% से 50% तक पाई जाती है डीएनए उसमें, गुणसूत्र में। अगला है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, ये कितना पाई जाती है? 10% पाई जाती है। किसमें? गुणसूत्र में। ठीक, और ये जो है, यहीं पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि डीएनए की माप के विषय में। डीएनए जो होता है, इसकी माप कैसी होती है, किस में होती है ना? इसकी माप होती है पिकोग्राम में। डीएनए की माप होती है पिकोग्राम में। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम, ध्यान रखिएगा। और अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे किसमें, कि अगुणित और द्विगुणित क्या है। क्या है अगुणित, क्या है द्विगुणित, है ना? क्योंकि गुणसूत्र के विषय में पढ़ रहे हैं, तो गुणसूत्र के विषय में अगुणित और द्विगुणित ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, जो कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जिनमें अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ में कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें द्विगुणित गुणसूत्र पाया जाता है ना। तो अगुणित और द्विगुणित देख लेते हैं, किसमें अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है और किसमें द्विगुणित गुणसूत्र। सबसे पहले देखेंगे द्विगुणित गुणसूत्र को। द्विगुणित गुणसूत्र। जो द्विगुणित गुणसूत्र होता है, ये जितने भी हमारे शरीर में दैहिक कोशिकाएं होती हैं ना, जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है द्विगुणित गुणसूत्र। दैहिक कोशिका में कैसा पाया जाता है? द्विगुणित गुणसूत्र। इसको देखिए, शॉर्ट में लिखने के लिए या एक संकेत बनाया गया है
2n, है ना। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में होती है 46, ये होती है 46, है ना। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है 23 जोड़ा। कितना आ जाता है? 23 जोड़ा, है ना। तो ये जो 23 जोड़ा देखने को मिल रहा है ये 2n है, 2n, है ना। अब इसको 2n में अगर रखेंगे, 2n में n की वैल्यू कितनी है? 23, 2 गुणे 23, तो ये कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि द्विगुणित का मतलब होता है 2n, और जितनी भी दैहिक कोशिकाएं होती हैं सभी दैहिक कोशिकाओं में द्विगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। अब आगे बात करेंगे अगुणित गुणसूत्र। अगुणित गुणसूत्र, अगुणित गुणसूत्र को सिर्फ n से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर अगुणित गुणसूत्र देखिए, जो युग्मक, बात ध्यान से सुनिएगा, युग्मक या जनन कोशिकाएं जो होती हैं, जनन कोशिकाओं में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिख सकता हूँ कि युग्मक कोशिका में, युग्मक कोशिका में, युग्मक कोशिका में कैसे गुणसूत्र होते हैं? अगुणित गुणसूत्र होते हैं या देखने को मिलते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि द्विगुणित क्या होता है, अगुणित क्या होता है। तो द्विगुणित होता है दैहिक कोशिका में जितने भी गुणसूत्र पाए थे सभी द्विगुणित होते हैं, जबकि युग्मक कोशिका या जनन कोशिका में जो भी गुणसूत्र पाए जाते हैं वे अगुणित होते हैं। अगर ये अगुणित ना होते, देखिए कि नर, ये हो गया मादा, नर मादा का जो युग्मक होता है ये मान लीजिए n है, ये भी n, ये जब क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा 2n, है ना, हो जाएगा 2n, अर्थात अगुणित और अगुणित मिलकर क्या कर लेते हैं? द्विगुणित का निर्माण करते हैं। अगर यही जो जनन कोशिकाएं होती हैं ये द्विगुणित होती तो द्विगुणित ये, है ना, और ये हो जाता, इसकी संख्या हो जाती 4, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा समस्या हो जाती, और फिर 4 4 होता तो फिर 8 हो जाता, 8 8 होता तो फिर 16 हो जाता, है ना। इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या काफ़ी तेज़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगती है। इस वजह से ये अगुणित होते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या जीव में हमेशा समान ही रहती है ना, वो परिवर्तित नहीं होती अगर एक जात का है तो। अच्छा, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई जो गुणसूत्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र के प्रकार के, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र के प्रकार, जो गुणसूत्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं ना। तो यहाँ पर एक चीज़ को आधार बनाया जाएगा कि गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार, किस आधार पर? गुणसूत्र बिंदु के आधार पर। हम लोग ये जो गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं ये किस आधार पर है? ये है गुणसूत्र बिंदु के आधार पर, है ना। गुणसूत्र बिंदु क्या होता है? जैसे देखिए कोई गुणसूत्र है, यहाँ पर एक गुणसूत्र की मैं संरचना बनाता हूँ, ये हो गया गुणसूत्र। ठीक, अब ये जो गुणसूत्र है इसके बीच में देखिए एक गोल सी छोटी सी संरचना देखने को मिल रही है, इसी संरचना को गुणसूत्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। ये है
गुणसूत्र बिंदु। ठीक, इसी के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार को देखा जाएगा। सबसे पहला है आकेंद्री गुणसूत्र। आकेंद्री, नंबर 1 है आकेंद्री गुणसूत्र। अकेंद्रीय गुणसूत्र का क्या मतलब कि वे गुणसूत्र, अकेंद्रीय गुणसूत्र का क्या मतलब, वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित हो। वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित हो। इधर देख लीजिए कि इधर मैं बनाता हूँ, ये ऐसा गुणसूत्र है जिसमें देखिए कहीं गुणसूत्र बिंदु देखने को मिल रहा है, कहीं नहीं, है ना। ये क्या है, अकेंद्रीय, अकेंद्रीय। दूसरी, अब दूसरा तीसरा मैं संरचना के आधार पर ही बता दूं, जिसे समझने में और भी आसानी। अगला है अग्रबिंदुक। अग्रबिंदुक देखिए, अग्रबिंदुक का क्या मतलब है, जिसके एकदम ऐसा गुणसूत्र, लिख भी देता हूँ, अग्र बिंदुक एक ऐसा गुणसूत्र देखने को मिलता है जिसके एकदम आगे वाले भाग पर गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होते थे, जैसा इस चित्र में देख रहे होंगे। एकदम आगे वाले भाग पर क्या है, गुणसूत्र बिंदु उपस्थित है। इस वजह से इसे अग्र बिंदु गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा क्या है, उपमध्य केंद्री। उपमध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री का क्या मतलब, एकदम मध्य में तो नहीं होगा, है ना, लेकिन लगभग जो है मध्य में ही गुणसूत्र बिंदु देखने को मिलेगा। देखिए इस गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु है वो एकदम बिल्कुल से मध्य में तो नहीं है यहाँ पर, है ना, लेकिन लगभग लगभग मध्य में देखने को मिल रहा है। ऐसे गुणसूत्र को उपमध्य केंद्री गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। चौथा वाला देख लेते हैं, चौथा क्या है, चौथा है मध्य केंद्री। मध्य केंद्री, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र का क्या मतलब कि ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु एकदम बीचों बीच में उपस्थित हो। इस प्रकार का गुणसूत्र, है ना, कि ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु लगभग या एकदम बीचों बीच में उपस्थित हो, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा वाला यहाँ पर मैं बनाता हूँ, क्या है, अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय गुणसूत्र। अब देखिए ये वाला जो देखे थे, कहाँ गए, ये अग्र बिंदु की तरह ही अंतः केंद्रीय गुणसूत्र होता है। बस इसमें क्या है कि ऊपर वाले जो डंडी होगी या ऊपर वाला जो भाग होगा गुणसूत्र का, ये भाग क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें ऊपर वाला भाग क्या है, छोटा है, या गुणसूत्र बिंदु जो है ये ऊपर की तरफ, एकदम से ऊपर की तरफ चला गया है ना, लेकिन अंतः केंद्रीय में गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया है, एकदम से नीचे की तरफ आ गया है। ठीक, तो ये होते हैं गुणसूत्र के 5 प्रकार। 5 प्रकार आप लोग एकदम चित्र के माध्यम से खूब बढ़िया समझ गए। और अब आगे चर्चा होगी, किसकी चर्चा होगी, गुणसूत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। यह गुणसूत्र जो होता है, ये गुणसूत्र क्या क्या कार्य करता है ना, इस विषय पर चर्चा होगी।
नेक्स्ट टॉपिक रहने वाली है गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र का क्या कार्य है ना। तो देखिए पहला कार्य क्या है, कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन। पहला क्या है, कोशिका में उपस्थित या उपस्थित न लिखकर लिखा जाए कि कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन। कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन। कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन, अर्थात कोशिका में जो भी उपापचयी क्रिया होती है इसका नियंत्रण और नियमन कौन करता है, गुणसूत्र ही करता है। ठीक, अगर इसके दूसरे कार्य की ओर चले तो इसका दूसरा कार्य क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण। देखिए जो मनुष्य है चाहे कोई भी जीव है ना, उसमें जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, गुणसूत्र के माध्यम से ही होता है। क्योंकि एक ही ऐसी संरचना होती है जो बंट कर क्या होती है, अगली पीढ़ी में जाती है ना, जो है गुणसूत्र। गुणसूत्र के माध्यम से ही लक्षणों का स्थानांतरण होता है। ठीक, तो यह एक गुणसूत्र का कार्य हो गया। और ये जो लक्षणों का स्थानांतरण ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में गया फिर उसके बाद अब लक्षणों का स्थानांतरण नहीं होगा, फिर उससे अगली पीढ़ी में जाएगा वही लक्षण, फिर उससे अगली पीढ़ी में जाएगा, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि उत्परिवर्तन के दौरान कोई लक्षण परिवर्तित हो जाए, ये अलग चीज़ है, लेकिन लक्षणों का स्थानांतरण गुणसूत्र के माध्यम से ही होता है ना। अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या है, उत्परिवर्तन द्वारा जैव विकास। उत्परिवर्तन द्वारा जैव विकास कि उत्परिवर्तन के द्वारा देखिए, जब उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन का क्या मतलब, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की संख्या, उसका क्रम, या गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर अलग हो जाए या परिवर्तित हो जाए ना, तो इसमें जब कोई परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। चाहे जीन की संख्या में परिवर्तन हो, जीन के क्रम में परिवर्तन हो, जीन के संरचना में कोई परिवर्तन हो, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वहाँ पर उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो जीव का निर्माण होता है, अगर उस गुणसूत्र से, उस सूचना से जीव का जो निर्माण होता है, क्योंकि जब संरचना परिवर्तित हो जाएगी तो उनमें सूचनाएं जो होंगी, ये सूचनाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। और जब सूचना परिवर्तित हो जाएगी तो फिर अगले जीव की जो संरचना बनेगी उस गुणसूत्र के माध्यम से, उन सूचनाओं के माध्यम से, तो पहले वाले जीव से अलग रहेगी ना। और जब पहले वाले जीव से सूचना अलग रहेगी या संरचना अलग रहेगी
तो फिर यह क्या होता है, जीव जाति का विकास कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि विकास ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। इसी के द्वारा देखिए कभी कभी क्या होता है, अनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, इसका परिणाम पॉजिटिव ही होता है। तो इस वजह से उत्परिवर्तन द्वारा जैव विकास या जीव जातियों का विकास होता है। ठीक, अगला है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण देखिए, सभी गुणसूत्र तो नहीं, लेकिन जो भी जीव होते हैं उनमें कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर मैं मनुष्य की बात कर लूँ, तो इसमें होते हैं 46 गुणसूत्र, है ना। अब 46 को 2 भागों में विभक्त किया गया, 44, और अगर पुरुष है तो XY, महिला है तो XX। यहाँ पर मैं मेल फीमेल लिख देता हूँ, मेल, एक मिनट, मेल फीमेल, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा कि 44 गुणसूत्र होते हैं। अगर पुरुष है तो XY 2, 44 2 46, अगर महिला है तो XX 44 2 46। ठीक, ये चीज़ समझिएगा। तो इसमें देखिए 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं सभी, चाहे नर हो चाहे मादा हो मनुष्य में। लेकिन ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं नर और मादा में अलग अलग होते हैं। नर में होता है XY और मादा में होता है XX। ठीक, तो यहाँ पर चर्चा क्या चल रही थी, लिंग निर्धारण, है ना। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं 44, इनको दैहिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। किस गुणसूत्र के नाम से, दैहिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। जबकि ये जो गुणसूत्र होते हैं इन्हें लिंग गुणसूत्र के नाम से, लिंग गुणसूत्र इस नाम से इन्हें जाना जाता है ना। क्यों, क्योंकि ये देखिए सब में समान होते हैं, और ये जो XY या XX गुणसूत्र है, इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से मानव जाति में लिंग का निर्धारण होता है कि जो संतान होने वाली है वो नर होगी या मादा, नर होगा या मादा, है ना। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, और लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की बड़ी अहम भूमिका होती है। ठीक, कौन से गुणसूत्र की, लिंग गुणसूत्र की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ गुणसूत्र वाला, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।